तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न बाय जॉन कीट्स। तो चलिए हमारी पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो जॉन कीट्स, इनका जो जन्म है वो 31 अक्टूबर 1795 लंदन इंग्लैंड में हुआ था। दोस्तों वो एक इंग्लिश पोएट थे जो कि रोमांटिक पोएट्स की सेकेंड जनरेशन का हिस्सा थे, जैसे कि लॉर्ड बायरन एंड पीबी शेली। उनके कुछ फेमस वर्क्स है जैसे कि ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ओड टू अ नाइटेंगल, टू ऑटम, स्लीप एंड पोएट्री, ओड ऑन मेलांकली, हिज लास्ट सोनेट एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी जो डेथ है वो 23 फरवरी 1821 में 25 की एज में ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पोएम में हमें क्या बताया गया है, यानी कि इस पोएम के टाइटल का मतलब क्या है, इस पोएम के थीम क्या है, इस पोएम का मैसेज क्या है। ये सारी चीज़ें भी हम डिटेल में समझ लेंगे ताकि आप जब पोएम पढ़े तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस पोएम में हमें क्या समझाया गया है। तो दोस्तों अगर बात की जाए इस पोएम के बारे में तो ये जो जॉन कीट्स की हमारी पोएम है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, इसमें ये जो वर्ड है अर्न, इसका मतलब होता है एक पुराना ग्रीक बर्तन। ओके, यानी कि एक बर्तन है, एक टाइप का कलश है, एक टाइप का छोटा सा घड़ा है, उसे ही जो है वो ग्रीक भाषा में अर्न कहा जाता है, जिसके ऊपर जो है वो बहुत सारी सुंदर पिक्चर्स बनी होती है। ये कोई नॉर्मल बर्तन नहीं है बल्कि एक ऐसा आर्ट पीस है जो हज़ारों साल पुराना हो सकता है और उस पर जो है वो लोगों की लाइफ के सीन्स बने हो सकते हैं, जैसे कि प्यार, म्यूजिक, डांस, सैक्रिफाइस वगैरह। तो ये सारी चीज़ों के पिक्चर्स जो है वो उस कलश पर यानी कि उस अर्न पर बने होते हैं। अब हमारे जो पोएट है वो इस अर्न को देखकर उसके ऊपर बने हुए सीन्स के बारे में सोचते हैं और इमेजिन करते हैं कि इस कलश के ऊपर इन सीन्स के अंदर क्या हो रहा होगा। तो दोस्तों इसी के अराउंड जो है वो हमारी पोएम घूमती है। अब दोस्तों इन सब बातों के बाद में अब हम पोएम का जो है वो बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो इस पोएम का बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि हमारे जो पोएट है वो एक ऐसे टाइम में जी रहे थे जहाँ पर जो लोग हैं वो लाइफ को लेकर काफ़ी सोचते थे कि लाइफ छोटी है, सब कुछ बदल जाता है, कुछ भी परमानेंट नहीं होता, खुशी भी परमानेंट नहीं होती यहाँ तक कि। तो जब हमारे जो पोएट है वो इस बर्तन को देखते हैं, इस कलश को, इस अर्न को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये बिल्कुल अलग है, यानी कि ये जो आर्ट है, ये जो आर्ट पीस है, ये बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है, क्योंकि इस पर जो सीन्स बने हुए हैं वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। जो लड़का यहाँ पर जो है वो लड़की को मतलब कि प्रपोज कर रहा है या फिर जो है वो अपना प्यार का इजहार कर रहा है वो हमेशा उसी मोमेंट में रहेगा, वो वैसे ही करता रहेगा। जो म्यूजिशियन यहाँ पर गाना बजा रहा है या फिर कोई मतलब कि इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है तो वो हमेशा बजाता ही रहेगा। मतलब आर्ट ने एक मोमेंट को पकड़ लिया है और उसे हमेशा के लिए उस कलश पर रोक दिया है, यानी कि फ्रीज कर दिया है। वहां पर कुछ भी बदलने नहीं वाला है, वो सालों सालों तक वैसा ही रहेगा। इस बात से हमारे पोएट के दिमाग में कंपैरिजन आता है रियल लाइफ और आर्ट के बीच में। रियल लाइफ में क्या होता है कि सब कुछ बदल जाता है, लोग बूढ़े हो जाते हैं, खुशियाँ खत्म हो जाती है, लेकिन आर्ट में सब कुछ हमेशा के लिए परफेक्ट रहता है और फ्रीज हो जाता है, यानी कि थम सा जाता है, वहाँ पर कोई भी चीज़ें चेंज नहीं होती। इसलिए पोएम का मेन आइडिया ये है कि आर्ट एक तरह से लाइफ से ज़्यादा पावरफुल होती है, पावरफुल लगती है, क्योंकि वो मोमेंट्स को इमॉर्टल बना देती है, यानी कि अमर बना देती है। वो जो आर्ट में जो मोमेंट्स होते हैं, जो तस्वीरें होती हैं वो अमर होती है। वो भले ही हिले नहीं, भले ही उनमें कोई मूवमेंट ना हो, लेकिन वो बदलती नहीं है। लेकिन साथ ही उसमें एक कमी भी होती है क्योंकि वो रियल एक्सपीरियंसेस और इमोशंस को फील नहीं कर सकती, बस वो दिखा सकती है। यानी कि वो क्या होती है तो सिर्फ पिक्चर्स होती है, बल्कि फीलिंग्स नहीं समझ सकती। जैसे कि हम इंसान समझते हैं हमारी रियल लाइफ में, वैसा ही उस अर्न पर जो बने हुए पिक्चर्स हैं उनके साथ नहीं हो सकता। और इसी सोच के एंड में हमारे पोएट ये कहने की कोशिश करते हैं ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। मतलब जो चीज़ सच में ब्यूटीफुल है वही सच है और जो सच है वही ब्यूटीफुल है। और आर्ट हमें एक ऐसी ब्यूटी दिखाता है जो टाइम के साथ कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो दोस्तों यही है आज की हमारी इस पोएम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। साथ ही साथ मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो टाइटल है इसका मीनिंग भी समझ आया होगा। ओड यानी कि एक तरीके से यहाँ पर जो है वो हमारे पोएट एक पोएम, एक गाना लिख रहे हैं एक ग्रेशियन अर्न, यानी कि एक ग्रीक बर्तन जो कलश है, अर्न है, उसके बारे में। तो उसी गाने को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए आइए शुरू करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी सबसे पहली लाइन आती है,
Thou still unravished bride of quietness, thou foster child of silence and slow time। दोस्तों इन दो लाइंस में हमारी सबसे पहली लाइन है दाउ स्टिल अनराविश ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। इसका मतलब है कि ये जो कलश है, ये जो अर्न है, ये एक ऐसी दुल्हन जैसी है जो बिल्कुल शांत और जैसे मतलब कि किसी ने अभी तक उसे छुआ नहीं है या फिर जिसे अभी तक किसी ने भी उस कलश को बदलने की कोशिश नहीं की है। मतलब कि वो अर्न कैसा है, तो वो बर्तन अभी भी मतलब कि एक नई नवीली दुल्हन की तरह है, मतलब कि वो अभी भी बिल्कुल प्योर और सेफ है। देन इसके बाद है दाउ फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। इसका मतलब है कि ये जो अर्न है वो शांति और धीरे धीरे गुजरने वाले टाइम की गोद में पली बड़ी, यानी कि बहुत ही लंबे टाइम से ये चुपचाप एग्जिस्ट कर रही है और टाइम ने इसे जो है वो संभाल के रखा है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। अब अगर इसका पूरा एक्सप्लेनेशन एकदम ऐसे मतलब कि स्मूथ तरीके से समझे तो पोइट जो है वो हमारे यानी कि जॉन कीट्स जब इस अर्न को देखते हैं तो वो उसे एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देखते, बल्कि उसे एक जिंदा चीज की तरफ फील करते हैं। इसीलिए वो उसे दुल्हन बोलते हैं, क्योंकि दुल्हन का मतलब होता है कुछ नया, कुछ सुंदर, कुछ अनटच, यानी कि जो अभी भी प्योर है। तो यहाँ पर हमारे पोइट ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो कलश है वो इतने सालों बाद भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि पहले था। इस पर टाइम का कोई असर नहीं पड़ा। जबकि हमारी रियल लाइफ में क्या होता है कि अगर हम अपनी लाइफ देखें तो सब कुछ चेंज होता रहता है, हम बड़े होते रहते हैं, चीज़ें पुरानी हो जाती है, फीलिंग्स भी बदल जाती है। लेकिन ये जो अर्न है, ये जो बर्तन है, वो बिल्कुल सेम ही है। इसलिए वो क्वाइटनेस यानी कि शांति की दुल्हन है। मतलब ये हमेशा एक ही पीसफुल स्टेट में रहती है। और जब हमारे पोइट कहते हैं फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, तो उसका मतलब है कि ये जो बर्तन है, ये जो कलश है, ये जो अर्न है, वो किसी इंसान ने नहीं बल्कि टाइम और साइलेंस ने मिलकर बनाया है और संभाला है। यानी कि टाइम ने इतने लंबे समय से बिना कुछ बोले सब कुछ देखा है और फिर भी मतलब कि खुद को बिल्कुल भी नहीं बदला। यानी कि इस कलश को जो है वो मतलब कि टाइम ने बिल्कुल भी चेंज नहीं होने दिया। यहाँ पर हमारे पोएट का इंटेंशन ये दिखाना है कि आर्ट यानी कि ये जो कला है, जैसे कि ये जो अर्न है, वो रियल लाइफ से बहुत ही अलग है। क्योंकि रियल लाइफ में सब कुछ फास्ट है, सब कुछ टेम्पररी है, लेकिन ये जो आर्ट है वो धीरे धीरे टाइम के साथ और ज़्यादा स्ट्रांग होता जाता है और हमेशा के लिए एक ही जगह पर टिक जाता है। यानी कि अगर कोई भी आप आर्ट पीस देखिए, कोई पेंटिंग हो सकती है, कोई मतलब कि म्यूज़िक हो सकता है, कोई मतलब कि अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास अर्न का एग्जाम्पल है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। वो अगर एक बार बन गया तो वैसे ही रहेगा। लेकिन हमारी जो ह्यूमंस की लाइफ होती है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इसलिए हमारे जो पोएट है वो उस अर्न को रिस्पेक्ट और प्यार के साथ देख रहे हैं, जिसे वो कोई स्पेशल और टाइमलेस चीज़ हो, जैसे कि इंसान की लाइफ से वो ज़्यादा पावरफुल हो, ऐसा वो कुछ उसे समझ रहे हैं। तो आई होप आपको इन दो लाइंस का मतलब समझ आया होगा। तो दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइंस आती है, सिल्वन हिस्टोरियन हु कांस्ट दस एक्सप्रेस अ फ्लावरी टेल मोर स्वीटली दैन अवर राइम। तो दोस्तों यहाँ पर सिल्वन हिस्टोरियन का मतलब है जंगल या फिर नेचर से जुड़ी हुई कहानी सुनाने वाली कोई चीज़। और वो चीज़ कौन सी है, तो वो है हमारा कलश, वो अर्न। उसे यहाँ पर सिल्वन हिस्टोरियन बोला गया है। यानी कि यहाँ पर अर्न को एक ऐसा हिस्टोरियन यानी कि एक ऐसा कहानी बताने वाला बोला गया है जो कि नेचर के सीन्स दिखाता है। Who canst thus express a flowery tale more sweetly than our rhyme। इसका मतलब है कि ये जो कलश है वो इतनी सुंदर और इतनी प्यारी कहानी दिखाता है कि वो हमारी पोएट्री यानी कि हमारी जो राइम्स है उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करती है किसी भी सीन को। अब इसे अच्छे से समझते हैं। हमारे जो पोएट है वो यहाँ पर अर्न को देखकर उसे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं मानते, बल्कि उसे एक हिस्टोरियन यानी कि एक कहानी सुनाने वाला दोस्त समझते हैं। लेकिन ये हिस्टोरियन थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि ये बोलकर नहीं बल्कि अपने ऊपर बने हुए पिक्चर से कहानी बताता है। और सिल्वन वर्ड यूज़ करके वो दिखाते हैं कि ये जो कलश पर जो सीन्स बने हुए हैं वो नेचर से जुड़े हुए हैं। जैसे कि पेड़ हो सकते हैं, जंगल, लोग हो सकते हैं, प्यार या फिर सेलिब्रेशन, कोई भी सीन्स हो सकता है जो कि मतलब कि नेचर से जुड़ा हुआ हो। तो उस कलश पर कौन से सीन्स है, तो नेचर से जुड़े हुए सीन्स है, यानी कि सिल्वन सीन्स है। और जब वो कहते हैं कि ये जो अर्न है वो हमारी राइम्स यानी कि हमारी कविताओं से भी ज़्यादा स्वीट तरीके से कहानी बताता है, तो उनका मतलब है कि कभी कभी वर्ड जो है वो हमारे मतलब कि वर्ड्स जो है वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते जितने की पिक्चर्स होती है। मतलब जो बात हम लिखकर या फिर बोलकर समझाने की कोशिश करते हैं वो शायद उतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं देती जितनी एक सिंपल इमेज दे देती है। अब अगर तुम रियल लाइफ से इसे रिलेट करो तो जैसे हम कभी कोई पुरानी फ़ोटो देखते हैं तो बिना किसी एक्सप्लेनेशन के हमें समझ आ जाता है कि इस फ़ोटो के पीछे स्टोरी क्या हो सकती है। ओके, तो और फीलिंग्स भी हमें आ जाती है।
वैसे ही हमारे पोएट कह रहे हैं कि ये जो कलश है वो भी बिना बोले इतनी प्यारी और इतनी क्लियर कहानी दिखा रहा है कि उसकी पोइट्री यानी कि हमारे जो पोइट की पोइट्रीज है, जो कविताएं वो लिखते हैं, वो भी उसके सामने थोड़ी कम लगती है, फीकी लगती है। यानी कि हमारे पोइट को क्या लगता है कि मेरी जो पोइट्रीज है, मेरी जो पोएम्स है, वो भी इतने अच्छे से मेरी आइडियाज़ एक्सप्रेस नहीं कर सकती है जितनी कि वो पिक्चर्स कर रही है। और यहाँ पर हमारे पोइट का इंटेंशन ये दिखाना है कि ये जो आर्ट है, स्पेशली ये जो विजुअल आर्ट होता है, जैसे कि पिक्चर्स जिसे हम देख के कहानी समझते हैं, वो इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वो टाइम के बाद भी कहानियों को जिंदा रखते हैं और उन्हें और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इन 2 लाइंस में हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारी अगली कुछ लाइंस आती है, वॉट लिफ फ्रेंच लेजेंड हॉर्न्स अबाउट दाई शेप ऑफ डेटीज और मॉर्टल्स और ऑफ बोथ इन टेम्पे और द डेल्स ऑफ आर्किडी। दोस्तों यहाँ पर हमारी सबसे पहली लाइन आती है, वॉट लिफ फ्रेंच लेजेंड हॉर्न्स बाय दाई शेप अबाउट दाई शेप। तो इसका मतलब है कि ये जो कलश के आसपास जो है वो कौन सी कहानी घूम रही है जो कि पत्तों से घिरी हुई है, लीफ से घिरी हुई है। यानी कि अब हमारे पोइट जो है वो एक तरीके से सवाल पूछ रहे हैं और थोड़ा कंफ्यूज होके। ओके, तो हमारे पोइट क्या पूछ रहे हैं कि ये जो पिक्चर्स बनी हुई है इस कलश पर, वो मतलब कि इसके आसपास मतलब कि कौन सी कहानी घूम रही है जो कि पत्तों से घिरी हुई है। फिर वो कहते हैं ऑफ डेटीज और मॉर्टल्स और ऑफ बोथ, यानी कि क्या ये कहानी किसी देवताओं की है, किसी गॉड्स की है। डेटीज का मतलब होता है गॉड यानी कि भगवान, या फिर मॉर्टल्स की है यानी कि आम इंसानों की, यानी कि जो मतलब कि मॉर्टल्स का क्या मतलब होता है, जो मतलब कि चीज़ें यानी कि ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करती है, एग्जिस्ट नहीं करती यानी कि जो मतलब कि अमर नहीं है, ऐसी चीज़ें जो मॉर्टल्स है, जो मरती है, जिनका अंत होता है, तो वो कौन होते हैं, तो इंसान होते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पर कहा गया है, यानी कि हमारे पोइट क्या कह रहे हैं कि क्या ये कहानी देवताओं की है यानी कि डेटीज की है, या फिर ये कहानी जो है वो इंसानों की है यानी कि मॉर्टल्स की है, या फिर ये कहानी दोनों की है। इस तरीके से वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये जो स्टोरी है इसमें बताई गई है वो किस चीज़ के बारे में है, किसकी कहानी है यहाँ पर। और फिर वो आगे कहते हैं इन टेम्पे और द डेल्स ऑफ आर्किडी। इसका मतलब है कि क्या ये कहानी टेम्पे या फिर आर्किडी जैसे खूबसूरत जगहों की है। दोस्तों टेम्पे और आर्किडी जो है वो 2 बहुत ही ब्यूटीफुल और पीसफुल जगह है जो कि यहाँ पर इसका जिक्र किया गया है। तो हमारे पोइट जो है वो बहुत ही कंफ्यूज्ड है, वो पूछ रहे हैं कि ये जो कहानी है वो किस चीज़ के बारे में है, क्या ये कहानी देवताओं की है, क्या ये कहानी इंसानों की है, क्या ये दोनों की कहानियाँ हैं, या फिर ये जो कहानी है किसी टेम्पे या फिर डेल्स ऑफ आर्किडी जैसे मतलब कि खूबसूरत जगहों की है। अब हमारे जो पोइट है इसको अच्छे से समझ लेते हैं इन 3 लाइंस को। यहाँ पर हमारे जो पोइट है वो उस कलश को देखकर बहुत ही क्यूरियस हो जाते हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा पुरानी तस्वीर को देखकर बहुत ही क्यूरियस हो जाता है और सोचता है कि इसके अंदर की स्टोरी क्या है। उसी तरीके से वो देख रहे हैं कि उस अर्न पर जो सीन्स बने हुए हैं वो पत्तों से और नेचर से घिरे हुए हैं, इसलिए वो बोलते हैं लीफ फ्रिंज लेजेंड, यानी कि एक ऐसी कहानी जो नेचर के बीच चल रही है। आसपास जो है वो मतलब कि पत्ते हैं, पेड़ पौधे हैं, तो ऐसे सीन्स हैं, इसलिए जो है वो नेचर से घिरी हुई है। लेकिन हमारे पोएट को एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा कि ये कहानी किसकी है, इसलिए वो सोच रहे हैं कि क्या ये देवताओं की स्टोरी है। क्योंकि देवताओं की स्टोरी उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि पुराने जो ग्रीक टाइम में जो लोग थे वो जो भगवानों की कहानियां हैं वो बहुत बनाते थे, उसमें बहुत ज़्यादा बिलीव रखते थे। तो उनके मन में पहला ये सवाल आया कि ये जो कहानी है वो शायद भगवान की हो सकती है, या फिर ये देवताओं की स्टोरी हो सकती है, मतलब कि भगवान की स्टोरी हो सकती है, या फिर ये नॉर्मल इंसानों की लाइफ का सीन भी हो सकता है, या फिर शायद दोनों का मिक्स भी हो सकता है। और जब वो टेम्पे और आर्किडी का नाम लेते हैं तो वो बेसिकली उन जगहों को इमेजिन कर रहे हैं जो कि बहुत ही सुंदर और पीसफुल मानी जाती थी। मतलब वो अपने दिमाग में एक परफेक्ट ड्रीम जैसी दुनिया बना रहे हैं जहाँ पर ये सब होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर रियल लाइफ से इसे रिलेट करें तो जैसे हम कभी कोई मूवी का सीन देखते हैं या फिर अगर कोई हम आप पेंटिंग देखते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि ये जो है वो यहाँ पर पहले क्या हुआ होगा, कौन लोग होंगे, क्या स्टोरी होगी इसके पीछे। वैसे हमारे पोइट भी जो है वो गेस कर रहे हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उन्हें इस चीज़ का एग्जैक्ट आंसर कभी भी नहीं मिलेगा। उनके दिमाग में ये जो कन्फ्यूजन चल रहा है ना कि ये सब कहाँ हो रहा है, इसकी स्टोरी क्या है, क्या ये देवताओं की है, इंसानों की है, वो हमेशा के लिए ऐसी ही रहेगी क्योंकि बताने वाला कोई नहीं है। क्योंकि ये जो आर्ट है वो फ्रीज हो चुका है, वो बस हमेशा के लिए एक मोमेंट दिखाता रहेगा, लेकिन उसके पीछे की स्टोरी किसी को भी पता नहीं चलेगी। और यही हमारे पोएट का इंटेंशन है, दिखाना कि आर्ट हमें इमेजिन करने पर मजबूर करता है और उसकी ब्यूटी और मिस्ट्री सॉल्व करने में हमें जो है वो उलझा देता है, जबकि रियल लाइफ में हमें जो है वो हर चीज़ों के आंसर्स मिल जाते हैं। क्योंकि हर मोमेंट में मतलब कि हमारी मतलब कि रियल लाइफ में जो भी स्टोरीज होती है उस पर जो है वो एक्सप्लेनेशन देने वाला कोई ना कोई मौजूद होता है। लेकिन ये जो आर्ट है उसका जो मोमेंट है वो हमेशा के लिए फ्रीज हो चुका है, उसके बारे में बताने वाला कोई भी इंसान नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो स्टोरी है वो हमेशा अधूरी और हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर इन 2-3 लाइंस में हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारी अगली कुछ लाइंस आती है, वॉट मैन और गॉड्स आर दीज, वॉट मेडन्स लॉथ, वॉट मैड परसुएट, वॉट स्ट्रगल टू एस्केप, वॉट पाइप्स एंड टिम्बरल्स,
व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी। दोस्तों इन 3 लाइंस को हम अच्छे से एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहली लाइन है व्हाट मैन और गॉड्स आर दीज व्हाट मेडन्स लॉथ। इसका मतलब है कि ये कौन लोग या फिर कौन देवता है और ये कौन लड़कियां है जो मना कर रही है किसी को, यानी कि क्यों मना कर रही है या फिर क्यों शर्माती हुई लग रही है। यानी कि हमारे पोइट क्या देख रहे हैं उस कलश पर कि कुछ ऐसा सीन है जहाँ पर वो समझ नहीं पा रहे कि ये लोग है या फिर ये देवता है, और कुछ लड़कियां हैं जो किसी को मना कर रही है और शर्मा रही है। फिर आगे कहते हैं वॉट मैड परसुइट वॉट स्ट्रगल टू एस्केप। इसका मतलब है कि ये कौन पागल सी लड़कियां है जो दौड़ती चली जा रही है, कौन किसको चेस कर रहा है, कौन बचने की कोशिश कर रहा है, ये भी नहीं समझ आ रहा। वॉट पाइप्स एंड टिम्बरल्स वॉट वाइल्ड एक्सटेसी। इसका मतलब है कि ये कौन सा म्यूजिक बज रहा है, यानी कि उस कलश पर एक ऐसा भी सीन है जहाँ पर जो है वो म्यूजिक भी बज रहा है, यानी कि फ्लूट और ढोल जैसा कुछ मतलब कि इंस्ट्रूमेंट लोग बजा रहे हैं। और ये कैसी एक्साइटमेंट या फिर जोश भरी खुशी है, यानी कि हमारे पोइट जो है वो यहाँ पर टोटली कंफ्यूज्ड है। यहाँ पर हमारे पोइट को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि इस पिक्चर में चल क्या रहा है, या तो ये भगवान है या फिर कोई लोग है, या फिर ये जो लड़कियां है वो शर्मा रही है, किसी को कुछ मना कर रही है करने से, या फिर जो है वो थोड़ी शर्माती हुई लग रही है, भाग रही है, किसी से बचने की कोशिश कर रही है, कौन किससे बच रहा है, क्या गाने बज रहे हैं, क्या चल रहा है सीन, ये बिल्कुल भी हमारे पोइट को समझ नहीं आ रहा। इसे अच्छे से समझते हैं। हमारे जो पोइट है वो क्या कह रहे हैं कि जब मैंने अर्न को देखा, ध्यान से देखा, तो मेरी क्यूरियोसिटी और भी बढ़ जाती है। वो एक के बाद जो है वो एक सवाल पूछने लगते हैं, जैसे कोई बच्चा किसी तस्वीर को देखकर जो है वो एक्साइटेड हो जाता है और लगता है कि ये कौन है, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो इसी तरीके से हमारे जो पोइट है वो देख रहे हैं कि कुछ लोग जो है वो शायद लड़कियों का पीछा कर रहे हैं और लड़कियां जो है वो थोड़ी शर्मा रही है या फिर बचने की कोशिश कर रही है। तो वो सोचते हैं कि ये कौन सी सिचुएशन है, क्या ये किसी प्यार का सीन है या फिर कोई चेज हो रही है, यानी कि कोई कोई किसी को पकड़ रहा है या फिर किडनैपिंग हो रही है। फिर उसे म्यूजिक भी नजर आता है। हमारे पोइट जो है वो म्यूजिक की तरफ ध्यान देते हैं जहाँ पर मतलब कि फ्लूट यानी कि बांसुरी और ढोल जैसे इंस्ट्रूमेंट बजाए जा रहे हैं। तो वो इमेजिन करते हैं कि शायद यहाँ पर कोई सेलिब्रेशन या फिर डांस चल रहा है और सब लोग एक वाइल्ड हैप्पीनेस में है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और एनर्जी से भरे हुए हैं। अब अगर इसे रियल लाइफ से रिलेट करके देखें तो जब भी कोई फेस्टिवल होता है, शादी होती है, तो सब लोग डांस करते हैं, म्यूजिक बजता है, लोग हंसते हैं, थोड़ी मस्ती होती है। वैसे कुछ यहाँ पर भी होता हुआ लग रहा है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये जो मोमेंट है वो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाता है, यानी कि रियल लाइफ वाला जो सीन है वो ख़त्म हो जाता है, म्यूजिक भी बंद हो जाता है, लोग घर चले जाते हैं, हमारी फीलिंग्स भी चेंज हो जाती है। लेकिन इस कलश में ये जो सीन है वो हमेशा के लिए वहीं पर रुक चुका है, ना कोई आगे बढ़ेगा और ना ही कुछ खत्म होगा। और इसलिए हमारे पोइट जो है वो इतने सारे सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि वो अभी भी एक्चुअल आंसर जो है वो जान नहीं पाए हैं कि वहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है। यहाँ पर हमारे पोइट का इंटेंशन ये दिखाना है कि ये जो आर्ट है वो एक मोमेंट को इतना पावरफुल बना देता है कि वो हमेशा के लिए एक्साइटिंग और अलाइव लगने लगता है, पर साथ ही वो थोड़ा इनकम्प्लीट भी रहता है, यानी कि अधूरा भी रहता है, क्योंकि उसके आगे क्या हुआ ये हमें कभी भी पता नहीं चल पाता, क्योंकि वो जो मोमेंट है वो पर्टिकुलर पिक्चर में फ्रीज हो चुका है, उसके पीछे की कहानी बताने वाला हमें कोई नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन 3 लाइन्स को आपको अच्छे से समझना है। आशा करती हूँ कि आपको ये जो 3 लाइन्स है वो अच्छे से समझ आ चुकी है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइन्स आती है हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन। दोस्तों यहाँ पर हमारी सबसे पहली लाइन क्या है, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। इसका मतलब है कि जो म्यूज़िक हम सुन सकते हैं वो अच्छा होता है, लेकिन जो म्यूज़िक हम सुन नहीं सकते, सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, वो और भी ज़्यादा स्वीट होता है और भी ज़्यादा अच्छा होता है। देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन। इसका मतलब है कि इसलिए जो हल्की सी फ्लूट है, ये जो पाइप्स है जो दिख रही है इस इमेज में, वो बस ऐसे ही बजती रहे, यानी कि इसे बजाते रहो, चाहे हम उसकी आवाज़ सुने या फिर ना सुने। हमारे पोइट चाहते हैं कि ये जो आवाज़ है, ये जो गाना है वो हमेशा बजता ही रहे। हालांकि हमारे ये जो पोइट है उस इमेजिन को सिर्फ उस सॉन्ग को सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, सुन नहीं पा रहे। इसे अच्छे से समझते हैं। हमारे पोइट जो है वो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं। वो उस अन पर बने हुए म्यूजिशियन को देख रहे हैं जो कि कोई बांसुरी बजा रहा है, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ एक पिक्चर है हमें उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। और यहीं से हमारे पोइट के दिमाग में एक आइडिया आता है कि कभी कभी जो चीज़ हम एक्चुअली सुनते हैं वो अच्छी होती है, पर जो चीज़ सिर्फ हम इमेजिन करते हैं वो और भी ज़्यादा परफेक्ट लगती है, क्योंकि उसमें कभी भी कोई कमी नहीं होती। जैसे रियल लाइफ में जब हम कोई गाना सुनते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है या फिर कभी कभी परफेक्ट भी नहीं होता, उसमें कोई कमी हो सकती है। लेकिन अगर हम अपने दिमाग में कोई ट्यून इमेजिन करते हैं
तो वो हमेशा परफेक्ट तरीके से चल सकती है, कभी भी एंड नहीं होती। इसलिए हमारे पोएट कहते हैं कि ये जो अनहर्ड मेलोडीज़ है, यानी कि ऐसा गाना जो हम सुन नहीं सकते, म्यूज़िक सिर्फ इमेजिनेशन में है, वो ज़्यादा स्वीट है, ज़्यादा अच्छा है। और फिर वो फ्लूट को बोलते हैं प्ले ऑन। प्ले ऑन का मतलब कि बजते रहो, क्योंकि यहाँ पर आर्ट में वो जो म्यूज़िक है वो कभी रुकेगा ही नहीं, वो हमेशा के लिए उसी मोमेंट में चलता रहेगा। यहाँ पर रियल लाइफ से कनेक्शन ये है कि हमारी लाइफ में हर खुशी, हर म्यूज़िक, हर मोमेंट थोड़ी देर के लिए होता है, फिर क्या होता है तो ख़त्म हो जाते हैं सारी चीज़ें। लेकिन आर्ट में, एक कला में, एक पिक्चर में वो जो मोमेंट होता है वो फ्रीज़ हो जाता है और उसका कभी अंत नहीं होता। और हमारे पोएट का इंटेंशन यही दिखाना है कि इमेजिनेशन और आर्ट मिलकर एक ऐसी परफेक्ट दुनिया बना देते हैं जो रियल लाइफ से ज़्यादा ब्यूटीफुल लग सकती है, क्योंकि उसमें ना ही तो कोई एंडिंग होती है, ना ही कोई प्रॉब्लम होती है, ना ही कोई कमी होती है। हम जैसे चाहे वैसे परफेक्ट तरीके से उसे इमेजिन कर सकते हैं, जबकि हमारी रियल लाइफ में सारी चीज़ों का एक अंत होता है, सारी चीज़ें जो है वो टाइम के साथ ढल जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी 2 लाइन्स में हमें बताया गया था। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पोएट कह रहे हैं, नॉट टू द सेंशुअल ईयर बट मोर एंडियर्ड, पाइप टू द स्पिरिट डिटीज ऑफ नो टोन। दोस्तों यहाँ पर हमारी सबसे पहली लाइन है, नॉट टू द सेंशुअल ईयर बट मोर एंडियर्ड। दोस्तों इसका मतलब है कि ये जो म्यूज़िक हमारे नॉर्मल कान जो कि एक्चुअल साउंड सुन सकते हैं उसके लिए नहीं है। यानी कि ये जो इस कलश पर जो पिक्चर्स बनी है जिसमें कोई फ्लूट बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, तो उसमें एक म्यूज़िक चल रहा है और वो म्यूज़िक जो है वो हमारे नॉर्मल कानों के लिए बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी ये और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। पाइप टू द स्पिरिट डिटीज ऑफ नो टोन, इसका मतलब है कि जो फ्लूट ऐसे गाने बजा रही है ना, जिनकी कोई एक्चुअल आवाज़ नहीं हमें सुनाई देती, लेकिन वो हमारी सोल या फिर अंदर की फीलिंग तक आसानी से पहुंच पा रही है। यानी कि आप एक चीज़ सोच के देखिए कि हमारे जो पोएट है वो पिक्चर में एक गाना बजाते हुए किसी को देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो म्यूज़िक है वो नॉर्मल कानों के लिए नहीं है, क्योंकि इसे कोई सुन नहीं सकता, उसमें कोई आवाज़ नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे पोएट इस म्यूज़िक को जो है वो बहुत ही प्यारा बोलते हैं, स्वीट बोलते हैं और ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि वो इस म्यूज़िक को सुन पा रहे हैं और वो जो म्यूज़िक है वो उनके दिल तक पहुँच पा रहा है। यानी कि अब इसे अच्छे से समझते हैं। हमारे जो पोएट है वो यहाँ पर अपनी पहली वाली बात को और भी डीप बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस कलश पर जो फ्लूट बज रही है, जो बांसुरी बज रही है, उसकी आवाज़ हम अपने कानों से नहीं सुन सकते, मतलब कि उसमें कोई रियल साउंड नहीं है, लेकिन फिर भी वो म्यूज़िक हमें ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो सीधा हमारे अंदर वाली फीलिंग तक पहुँचता है। जैसे कभी हम बिना किसी गाने को भी, मतलब कि बिना किसी गाने के भी अपने दिमाग में एक ट्यून फील करते हैं और वो हमेशा हमें खुश कर देती है, वैसे यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि ये जो नो टोन यानी कि ये जो बिना आवाज़ का म्यूज़िक है वो एक्चुअली जो है वो मतलब कि आवाज़ वाले म्यूज़िक से भी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये फिजिकल वर्ड से नहीं बल्कि इमेजिनेशन और इमोशन से जुड़ा हुआ है। अब अगर दोस्तों इसी बात को हमारी रियल लाइफ से रिलेट करें तो जब हम कोई रियल गाना सुनते हैं तो वो थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाता है, या फिर कभी कभी हमें उतना परफेक्ट भी नहीं लगता है या फिर अच्छा फील भी नहीं देता है, हमें उसमें कोई कमी लगती है। लेकिन जब हम अपने माइंड में कुछ इमेजिन करते हैं तो वो बिल्कुल परफेक्ट और पर्सनल होता है। हम जैसे चाहे उसे वैसे बना देते हैं, यानी कि हम जैसे चाहे वैसे इमेजिन कर सकते हैं और यहाँ पर आर्ट जो है वो इसी इमेजिनेशन को जगाता है। इसलिए पोएट कहते हैं कि ये जो म्यूज़िक है वो स्पिरिट के लिए है, हमारी अंतरात्मा के लिए है, हमारे कानों के लिए नहीं है। मतलब हमारे अंदर के इमोशन के लिए है, ना कि सिर्फ कानों के लिए। और हमारे पोएट का इंटेंशन यही दिखाना है कि आर्ट का जो एक्सपीरियंस होता है वो सिर्फ फिजिकल नहीं होता, वो इमोशनल और इमेजिनरी भी होता है, जो कि रियल लाइफ के नॉर्मल एक्सपीरियंसेस से ज़्यादा डीप और लॉन्ग लास्टिंग फील देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी इन 2 लाइन्स में हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारे पोएट कहते हैं, फेयर यूथ beneath the trees, thou canst not leave thy song, nor ever can those trees be bare। दोस्तों यहाँ पर हमारी सबसे पहली लाइन क्या है? फेयर यूथ beneath the trees, thou canst not leave thy song। इसका मतलब है कि जो सुंदर लड़का पेड़ के नीचे गा रहा है वो अपना गाना गाना कभी भी नहीं छोड़ सकता। देन इसके बाद है, नॉर एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर। इसका मतलब है कि वो पेड़ कभी भी बिना पत्तों के नहीं होंगे, यानी कि हमेशा हरे भरे रहेंगे, उनके पत्ते कभी भी नहीं झड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पोएट जो है वो उस कलश पर बने हुए एक लड़के को देख रहे हैं जो कि पेड़ नीचे खड़ा होकर गाना गा रहा है, और वो नोटिस करते हैं कि क्योंकि ये सिर्फ एक आर्ट का सीन है जो कि हमेशा के लिए फ्रीज हो चुका है, इसलिए ये जो लड़का है वो कभी भी अपना गाना गाना बंद नहीं करेगा, वो हमेशा उसी मोमेंट में गा रहा होगा। और उसके ऊपर जो पेड़ है वो भी कभी पत्ते नहीं गिराएंगे, मतलब हमेशा स्प्रिंग जैसा सीजन ही वहाँ पर रहेगा। अब अगर हम इसे रियल लाइफ से कंपेयर करें तो रियल लाइफ में ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि अगर हम कोई गाना गाते हैं तो वो थोड़ी देर बाद अगर हम थक जाते हैं तो उसे वैसे बंद कर देते हैं या फिर हमारा गाना ख़त्म हो जाता है, यानी कि हर एक चीज़ का एक एंड होता है।
और पेड़ भी जो है वो सीज़न के हिसाब से बदल जाते हैं, कभी हरे भरे होते हैं, कभी पत्ते गिर जाते हैं, मतलब हर चीज़ चेंज होती रहती है, परमानेंट नहीं होती है। लेकिन इस कलश में जो सब कुछ है, जो पिक्चर्स है, वो परफेक्ट और सेम ही रहेंगी। ना कभी लड़का थकेगा, ना ही कभी वो गाना गाना बंद करेगा, ना कभी पेड़ सूखेंगे, ना ही कभी उसके पत्ते गिरेंगे। और यहाँ पर हमारे पोइट का इंटेंशन ये दिखाना है कि आर्ट एक ऐसी दुनिया क्रिएट करता है जहाँ पर सब कुछ हमेशा ब्यूटीफुल और परफेक्ट स्टेट में रुक जाता है। लेकिन साथ ही वो इनडायरेक्टली ये भी दिखा रहे हैं कि जो परफेक्शन है, यानी कि जो आर्ट वाली परफेक्शन है, वो थोड़ी अजीब सी है, क्योंकि रियल लाइफ की तरह यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं है, कोई चेंज नहीं है, कोई नया एक्सपीरियंस नहीं है। सब कुछ बस एक ही मोमेंट में हमेशा के लिए अटका हुआ है। यानी कि हमारी जो इंसानी लाइफ है उसमें हालांकि हर चीज़ें ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमें नए नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, हमारे लाइफ के अंदर नए नए मोमेंट्स आते हैं। हमारा जो आज है वैसा ही हमारा कल नहीं होता है, कल कुछ अलग होता है। लेकिन ये जो आर्ट होती है उसमें अगर एक बार कोई चीज़ छप गई तो वो वैसी की वैसी ही रहती है, उसमें कोई ग्रोथ या फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पोइट जो है वो समझाना चाहते हैं। आई होप आपको ये 2 लाइन्स जो है वो अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो दोस्तों इसके बाद हमारी अगली कुछ लाइन्स है। बोल्ड लवर नेवर नेवर कांस्ट दाउ किस, दाउ विनिंग नियर द गोल येट डू नॉट ग्रीव। दोस्तों इसमें हमारी सबसे पहली लाइन आती है बोल्ड लवर नेवर नेवर कांस्ट दाउ किस। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे जो पोइट है वो उस कलश में एक हिम्मत वाला लवर देख रहे हैं, यानी कि एक लवर है जो कि कभी भी अपनी लड़की के, यानी कि अपनी जो मतलब कि उसकी वाइफ हो सकती है या फिर उसकी प्रेमिका हो सकती है, उसको कभी भी किस नहीं कर पाएगा या फिर उसके करीब नहीं जा पाएगा। दाउ विनिंग नियर द गोल येट डू नॉट ग्रीव, इसका मतलब है कि वो अपने गोल के, यानी कि अपने मतलब कि मंजिल के बहुत ही पास है, ऑलमोस्ट जो है वो उसके पास जाने ही वाला है, उस मोमेंट को मतलब कि फील करने ही वाला है। फिर भी उसे दुखी होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उस मोमेंट में मतलब कि उसके पास नहीं जा सकता है, क्योंकि ये क्या है, तो एक पिक्चर है। हमारे जो पोइट है वो यहाँ पर उस अर्न पर बने एक प्यार भरे सीन को देख रहे हैं, जहाँ पर एक लड़का अपनी लड़की के बहुत ही करीब है, वो उसे जो है वो ऑलमोस्ट उसके पास जाने ही वाला है। लेकिन क्योंकि ये सीन जो है वो आर्ट में फ्रीज हो चुका है, वो कभी भी एक्चुअली ऐसा नहीं कर पाएगा। ये जो मोमेंट है वो हमेशा बस ऑलमोस्ट होने वाला है, ऐसा ही रहेगा, इसी स्टेज में रहेगा। और पहले देखने पर ही जो है वो ये थोड़ा सैड लगता है, क्योंकि रियल लाइफ में अगर हम किसी चीज़ के बहुत ही पास हो और वो अगर हमें कभी ना मिले तो हमें बुरा लगता है। लेकिन पोइट उससे कहते हैं कि डू नॉट ग्रीव, यानी कि दुखी मत हो, क्योंकि यहाँ पर एक अलग ही एडवांटेज है। रियल लाइफ में अगर मतलब कि वो किस हो जाता तो वो मोमेंट खत्म हो जाता, फीलिंग्स धीरे धीरे चेंज हो जाती, एक्साइटमेंट कम हो जाती। लेकिन यहाँ पर आर्ट में वो हमेशा उसी एक्साइटमेंट में, यानी कि उसी एक्साइटमेंट पे रहेगा, उसी एक्साइटिंग पॉइंट पे रहेगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा फीलिंग होती है, क्योंकि वो एक्चुअली कभी मिल नहीं रहे हैं, बस वो मोमेंट चल रहा है। मतलब वो हमेशा यंग रहेगा, हमेशा प्यार में रहेगा और हमेशा उसी परफेक्ट मोमेंट के पास रहेगा। अब अगर इसे रियल लाइफ से रिलेट करें तो हमारी लाइफ में हर खुशी या फिर हर अचीवमेंट जब हमें मिलती है तो वो थोड़े टाइम के बाद हमें नॉर्मल लगने लगती है, या फिर हम उसे याद भी नहीं करते। लेकिन यहाँ पर वो जो फीलिंग है वो कभी भी यानी कि फेड नहीं होगी, कभी भी फीकी नहीं पड़ेगी। और यही हमारे पोइट का इंटेंशन है कि वो दिखा सके कि आर्ट एक मोमेंट को इतना परफेक्ट बना देता है कि वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। चाहे उसमें थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन उसकी जो ब्यूटी है वो हमेशा फ्रेश और स्ट्रॉन्ग रहती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। तो दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइन्स आती है। शी कैन नॉट फेड दो दाउ हैस्ट नॉट दाई ब्लिस, फॉर एवर विल्ट दाउ लव एंड शी बी फेयर। दोस्तों इन 2 लाइन्स में हमारी सबसे पहली लाइन है शी कैन नॉट फेड दो दाउ हैस्ट नॉट दाई ब्लिस। इसका मतलब है कि वो लड़की जो है वो कभी भी बूढ़ी या फिर कम सुंदर नहीं होगी, चाहे तुम्हें अपनी पूरी खुशी मिले या फिर ना मिले। यानी कि यहाँ पर जो लड़का और लड़की का एक लव सीन दिखाया गया था, वहाँ पर जहाँ पर लड़का मतलब कि उस लड़की से मिलना चाहता था, वो सीन भले ही इनकम्प्लीट रहेगा, लेकिन उसका एडवांटेज क्या है कि वो लड़की कभी भी जो है वो बूढ़ी नहीं होगी, कभी भी जो है वो उसकी खूबसूरती फेड नहीं होगी। फॉर एवर विल्ट दाउ लव एंड शी बी फेयर, इसका मतलब है कि तुम हमेशा उससे प्यार करते रहोगे और वो हमेशा सुंदर ही रहेगी। अब यहाँ पर हमारे पोइट क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पर वो जो है वो उसी लव सीन को जो है वो आगे समझा रहे हैं हमें, जहाँ पर जो लड़का और लड़की जो है वो मतलब कि मिल नहीं पा रहे थे, लेकिन वो एक पॉजिटिव साइड दिखाते हैं। वो कहते हैं कि रियल लाइफ में अगर प्यार कंप्लीट हो जाता है तो वो धीरे धीरे टाइम के साथ फीलिंग्स मतलब कि चेंज कर सकता है। लोग जो है वो बूढ़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ब्यूटी फेड हो जाती है, एक्साइटमेंट कम हो जाती है, लेकिन इस कलश के सीन में ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ पर जो लड़की है वो हमेशा यंग और ब्यूटीफुल ही रहेगी, कभी बूढ़ी नहीं होगी, और लड़का जो है वो हमेशा उसे उतना ही प्यार करता रहेगा जितना कि अभी करता है। मतलब उनका जो प्यार है वो कभी कम नहीं होगा। और अब अगर इसे रियल लाइफ से रिलेट करके देखें तो हमारी लाइफ में हर चीज़ टाइम के साथ चेंज हो जाती है, लोग बदलते हैं, इमोशंस बदलते हैं, और हमारी जो खूबसूरती है, हमारी जो ब्यूटी है वो भी परमानेंट नहीं होती है।
लेकिन यहाँ पर एक आर्ट ने एक ऐसा मोमेंट पकड़ लिया है जहाँ पर सब कुछ अपने बेस्ट पॉइंट पर है और उसे हमेशा के लिए फ्रीज कर लिया है, यानी कि उस कलश में कैद कर लिया है। और यही हमारे पोएट का इंटेंशन है, दिखाना कि चाहे इस लव स्टोरी में एक कमी है कि वो लड़का और लड़की कभी मिल नहीं पाएंगे, लेकिन उसके बदले उन्हें एक ऐसा परफेक्ट और एटर्नल यानी कि कभी भी ख़त्म ना होने वाला प्यार मिल चुका है, जो कि रियल लाइफ में कभी भी पॉसिबल नहीं होता है, जहाँ पर ना ब्यूटी ख़त्म होती है और ना ही फीलिंग्स। तो इस तरीके से यहाँ पर इन 2 लाइन्स में हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद आगे हमारे पोएट कहते हैं, हैप्पी हैप्पी बोस दैट कैनॉट शेड योर लीव्स नॉट एवर बिड द स्प्रिंग अड्यू। दोस्तों इसमें यहाँ पर हमारी सबसे पहली लाइन है, हैप्पी हैप्पी बोस दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स। इसका मतलब है कि ये जो पेड़ की ब्रांचेस है वो कितनी लकी है, क्योंकि इनके जो पत्ते हैं वो कभी नहीं गिरते। नॉर एवर बिड द स्प्रिंग अड्यू, इसका मतलब है कि ये कभी भी जो है वो मतलब कि ये कभी स्प्रिंग सीजन यानी कि जब सब कुछ हरा भरा और फ्रेश होता है वो उसको कभी भी अलविदा नहीं कहेंगे, यानी कि जो ब्रांचेस है उनके जो पत्ते हैं वो कभी भी नहीं गिरेंगे और ये जो पत्ते हैं वो कभी भी इस स्प्रिंग सीजन को अलविदा नहीं कहेंगे। यहाँ पर हमारे जो पोएट है उस अर्न पर बने हुए पेड़ों को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और उन्हें हैप्पी हैप्पी बोलते हैं, यानी कि वो रियलाइज़ करते हैं कि ये जो ब्रांचेस है वो कितनी लकी है कि इनके पत्ते कभी भी नहीं गिरेंगे और इनका हरा भरा जो लुक है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। मतलब यहाँ पर हमेशा स्प्रिंग सीजन ही चलता रहेगा, जब सब कुछ फ्रेश, सुंदर और जिंदा लगता है। अब अगर इसे हमारी रियल लाइफ से कंपेयर करके देखें तो हमारी लाइफ में जो है वो मौसम चेंज होते रहते हैं। स्प्रिंग के बाद ऑटम आता है जहाँ पर पत्ते गिर जाते हैं, फिर विंटर आता है जहाँ पर सब कुछ थोड़ा उदास और ड्राई लगता है। मतलब कोई भी खुशी या फिर कोई भी ब्यूटी हमारी लाइफ में परमानेंट नहीं होती है, टेम्पररी होती है। लेकिन यहाँ पर एक आर्ट में सब कुछ फ्रीज हो चुका है, इसलिए पेड़ हमेशा अपनी बेस्ट कंडीशन में रहेंगे। और हमारे पोएट का इंटेंशन ये दिखाना है कि आर्ट एक ऐसी दुनिया क्रिएट करता है जहाँ पर हर चीज़ अपने बेस्ट सुंदर मोमेंट में हमेशा के लिए रुक जाती है, ठहर जाती है। और इसलिए जो है वो पेड़ों को हैप्पी बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें कभी भी चेंज, लॉस या फिर एंडिंग का सामना करना ही नहीं पड़ेगा, जो कि रियल लाइफ का एक नेचुरल पार्ट होता है। यानी कि हमारी लाइफ में जो है वो चेंजेस भी आते हैं, एंडिंग भी आती है, हमें कुछ खोना भी पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी लाइफ का पार्ट है। लेकिन एक आर्ट की अगर बात करें तो उस मोमेंट में, उस पिक्चर में सब कुछ फ्रीज हो जाता है, इसलिए उन्हें ये सारी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती। जो चीज़ें उसमें जैसी बनाई गई है वो सालों सालों तक वैसी ही रहेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारे पोएट कहते हैं, एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनवियरिड फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू। दोस्तों यहाँ पर हमारी सबसे पहली लाइन क्या आती है, एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनवियरिड। इसका मतलब है कि ये जो म्यूजिशियन है वो कितना ज़्यादा लकी है और कितना ज़्यादा खुश है, क्योंकि वो कभी भी थकता नहीं है, उसका गाना कभी भी रुकता नहीं है। फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू, इसका मतलब है कि वो हमेशा फ्लूट यानी कि बांसुरी बजाता रहेगा और उसके गाने हमेशा नए लगते रहेंगे, बजते ही रहेंगे। अब यहाँ पर हमारे जो पोएट है वो उस कलश पर बने हुए म्यूजिशियन को देखकर उसकी तारीफ कर रहे हैं और उसे हैप्पी मेलोडिस्ट बोलते हैं। मतलब कि एक ऐसा इंसान जो म्यूजिक बना रहा है और हमेशा खुश है। और सबसे स्पेशल बात तो ये है कि वो अनवियरिड है, यानी कि वो कभी भी थकता नहीं है, क्योंकि ये रियल लाइफ इंसान नहीं है बल्कि एक आर्ट का हिस्सा है, आर्ट का पार्ट है, जो कि एक ही मोमेंट में हमेशा के लिए रुक चुका है। इसलिए वो जो फ्लूट वो जो बजाता है वो बजाता ही रहेगा बिना रुके। और पोएट कहते हैं कि उसके गाने फॉर एवर न्यू रहेंगे, मतलब कि वो हमेशा फ्रेश और नए जैसा फील देते रहेंगे। और अब अगर इस मोमेंट को हमारे रियल लाइफ से कंपेयर करके देखें तो जब भी हम कोई गाना बार बार सुनते हैं तो हम जो है वो उससे धीरे धीरे बोर होने लगते हैं या फिर हम उसे सुन सुन के थक जाते हैं। और म्यूजिशियन भी जो है वो थक जाता है, उसे भी रेस्ट चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर इस कला में, इस आर्ट में ना ही तो कोई थकेगा और ना ही कोई बोरियत है, सब कुछ हमेशा एक्साइटिंग और नया ही लगता है। और यही हमारे पोएट का इंटेंशन है कि वो हमें दिखा सके कि ये जो कला होती है, ये जो आर्ट होती है, वो एक ऐसी परफेक्ट दुनिया क्रिएट करती है जहाँ पर जो इन्जॉयमेंट होता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता और हर चीज़ अपने बेस्ट और फ्रेश फॉर्म में हमेशा के लिए बनी रहती है, जो कि रियल लाइफ में बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि रियल लाइफ में जो है वो हमारी लाइफ में बोरियत भी आती है, हमारी लाइफ में चेंजेस भी आते हैं, हमारी लाइफ में जो है वो एक्साइटमेंट ख़त्म भी होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन 2 लाइन्स में हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारे पोएट कहते हैं, मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी एंजॉयड। दोस्तों यहाँ पर हमारी सबसे पहली लाइन है, मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव। इसका मतलब है कि कितना ज़्यादा खुश और परफेक्ट प्यार है। बिल्कुल बार बार हैप्पी बोलकर जो है वो हमारे पोएट उसकी एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं।
फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी एंजॉयड, इसका मतलब है कि ये जो प्यार है वो हमेशा वार्म, प्यारा और इमोशनल रहेगा और हमेशा इंजॉय किया जा सकेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पर हमारे जो पोइट है वो उस कलश पर बने हुए प्यार का सीन मतलब कि देख रहे हैं और उसे देखकर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। वो इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि वो हैप्पी वर्ड बार बार रिपीट करते हैं। जैसे कोई बच्चा जो है वो किसी चीज़ को मतलब कि देखकर बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है और वो कहता है कि कितनी अच्छी चीज़ है ये, उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पोइट दिखाना चाहते हैं कि लव कितना परफेक्ट लग रहा है, क्योंकि ये कभी भी चेंज नहीं होगा। और जब भी वो कहते हैं फॉर एवर वार्म, तो इसका मतलब है कि ये जो प्यार की फीलिंग है वो हमेशा फ्रेश और इमोशनल रहेगी, कभी भी ठंडी या फिर बोरिंग नहीं होगी। और स्टिल टू बी एंजॉय का मतलब है कि ये जो मोमेंट है वो हमेशा एंजॉय किया जा सकेगा, क्योंकि ये कभी भी आगे बढ़कर ख़त्म नहीं होगा। अब अगर इस चीज़ को हमारी रियल लाइफ से रिलेट करें तो हमारी लाइफ में प्यार और खुशी शुरू में बहुत ही स्ट्रांग होती है, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ वो फीलिंग कम हो सकती है या फिर नॉर्मल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आर्ट में वो उसी मोमेंट में मतलब कि उसी पीक पॉइंट पर फ्रीज हो गई है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट और सबसे ज़्यादा फीलिंग्स होती है, और इसीलिए पोइट इतना एक्साइटेड होकर हैप्पी हैप्पी लव बोल रहे हैं। उनका इंटेंशन ये दिखाना है कि आर्ट एक ऐसा परफेक्ट वर्जन ऑफ लव दिखाता है जो रियल लाइफ में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में हर चीज़ चेंज होती है, लेकिन यहाँ पर वो हमेशा के लिए सेम है, स्ट्रॉन्ग है और ब्यूटीफुल है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन दो लाइन्स में हमें समझाया गया है। तो दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है, फॉर एवर पैंटिंग एंड फॉर एवर यंग, ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशन फार अबव। दोस्तों इसमें हमारी सबसे पहली लाइन आती है फॉर एवर पैंटिंग एंड फॉर एवर यंग। इसका मतलब है कि इस पेंटिंग में जो लोग हैं वो हमेशा एक्साइटमेंट में ही रहेंगे, जैसे उनकी सांसें जो है वो तेज़ चल रही हो, और हमेशा यंग रहेंगे। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशन फार अबव, इसका मतलब है कि ये जो प्यार है और ये जो फीलिंग्स है वो नॉर्मल इंसानों की फीलिंग से बहुत ही ऊपर है, यानी कि उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनसे ज़्यादा परफेक्ट है। अब यहाँ पर हमारे पोएट क्या कहना चाहते हैं, तो हमारे जो पोएट है यहाँ पर उस लव के सीन को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाकर दिखाते हैं। वो कहते हैं कि उस कलश पर जो लोग हैं वो फॉर एवर पैंटिंग रहेंगे, मतलब कि वो हमेशा उसी एक्साइटेड और इमोशनल मोमेंट में रहेंगे जहाँ पर दिल जो है वो तेज़ी से धड़कता है और फीलिंग्स पीक पर होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि वो फॉर एवर यंग रहेंगे, यानी उनकी जो उम्र है वो कभी भी बढ़ेगी नहीं, वो कभी भी बूढ़े नहीं होंगे। दोस्तों रियल लाइफ में देखा जाए तो हमारी लाइफ में हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, एनर्जी कम होती है, फीलिंग्स हमारी चेंज होती है, लेकिन यहाँ पर इस कला में एक ऐसा मोमेंट पकड़ा गया है जहाँ पर सब कुछ अपने बेस्ट फॉर्म में है और उसे हमेशा के लिए रोक दिया गया है। इसलिए पोएट कहते हैं कि ह्यूमन पैशन फार अबव है। इसका मतलब है कि नॉर्मल इंसानों की फीलिंग से भी ज़्यादा परफेक्ट है इस अर्न के ऊपर बनी हुई पिक्चर्स की फीलिंग, क्योंकि रियल लाइफ में प्यार और एक्साइटमेंट टाइम के साथ जो है वो उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, कभी स्ट्रांग होता है तो कभी वीक होता है, लेकिन यहाँ पर वो कभी भी कम ज़्यादा नहीं होगा, हमेशा उतने ही स्ट्रांग रहेगा। और यहाँ पर हमारे पोएट का इंटेंशन ये दिखाना है कि आर्ट एक ऐसी आइडल दुनिया क्रिएट करता है जहाँ पर सब कुछ परफेक्ट और परमानेंट होता है, जो रियल लाइफ की चेंजिंग और इनपरफेक्ट नेचर से बिल्कुल अलग है। इसीलिए ये जो फीलिंग्स है वो रियल ह्यूमन से बहुत ही ज़्यादा ऊपर लगती है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन दो लाइन्स में हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारे पोएट कहते हैं, दैट लीव्स अ हार्ट हाई सॉरोफुल एंड क्लॉयड, अ बर्निंग फॉरहेड एंड अ पार्चिंग टंग। दोस्तों इसमें हमारी सबसे पहली लाइन आती है, दैट लीव्स अ हार्ट हाई सॉरोफुल एंड क्लॉयड। इसका मतलब है कि ये सब यानी कि जो रियल लाइफ वाली जो फीलिंग्स है वो दिल को बहुत ही दुखी और थका हुआ यानी कि बोर सा बना देती है। फिर हमारे पोएट कहते हैं, अ बर्निंग फॉरहेड एंड अ पार्चिंग टंग। इसका मतलब है कि इंसान का जो सिर है वो गर्म हो जाता है। सिर का गर्म होना यानी कि बेसिकली यहाँ पर टेंशन या फिर स्ट्रेस को दिखाया गया है, और मुंह जो है वो सूख जाता है। टंग कैसी हो जाती है, तो पार्च हो जाती है, यानी कि पूरी तरह से सूख जाती है, बेसिकली किसी थकान से या फिर बेचैनी से। अब यहाँ पर हमारे जो पोएट है वो एकदम से अपना टोन चेंज करते हैं और हमें रियल लाइफ की साइड दिखाते हैं। अब तक तो वो आर्ट का परफेक्ट और हमेशा खुश रहने वाला वर्ल्ड इसकी बात कर रहे थे, यानी कि आर्ट कैसा होता है, तो मतलब कि हमेशा उसमें खुशी होती है, हमेशा आर्ट परफेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें हमें हमारे पोएट बता रहे थे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जो रियल ह्यूमन पैशन होती है, यानी कि हमारी जो असली लाइफ की फीलिंग्स होती है, जैसे कि प्यार है, एक्साइटमेंट है या फिर डिज़ायर है, वो हमेशा इतनी परफेक्ट नहीं होती, बल्कि हमें एक पॉइंट पे थका देती है। यानी कि जब वो कहते हैं हार्ट हाई सॉरोफुल एंड क्लॉयड, तो उसका मतलब है कि कभी कभी ज़्यादा फीलिंग्स और एक्सपेक्टेशंस के बाद हम इमोशनली थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं या फिर दुखी भी हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे रियल लाइफ में अगर आप कोई चीज़ बहुत ही चाहते हैं, वो अगर आपको मिल जाती है या फिर आपको नहीं भी मिलती है,
तो दोनों ही सिचुएशन में हम अंदर से हैवी फील करते हैं। फिर आगे हमारे पोएट कहते हैं बर्निंग फॉरहेड या फिर पार्चिंग टंग। तो इससे वो दिखाना चाहते हैं कि ये जो इमोशंस है वो सिर्फ दिल तक नहीं बल्कि बॉडी को भी इफेक्ट करते हैं। हमें स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, बेचैनी होती है, बुखार जैसा फील होता है, एक्सट्रीम थकान होती है। अब अगर इससे हम हमारे जो पहले वाले आर्ट सीन है उससे अगर हम रिलेट करके देखें, कंपेयर करके देखें, तो वहाँ पर जो है वो सब कुछ हमेशा फ्रेश, यंग और परफेक्ट था। लेकिन रियल लाइफ में फीलिंग्स के साथ प्रॉब्लम्स भी आती है। यानी कि जो आर्ट है उसमें ना किसी को स्ट्रेस होता है, ना ही उसमें जो है वो कोई बीमार पड़ता है, ना ही किसी को टेंशन होती है, ना ही किसी का जो है वो मतलब कि किसी को थकान होती है, बेचैनी होती है। ये सारी चीज़ें आर्ट के लिए नहीं है, लेकिन हमारी रियल लाइफ में ये सारी चीज़ें होती है। और यही हमारे पोएट का इंटेंशन है कि वो हमें दिखा सके कि ये जो आर्ट का प्यार है वो भले ही इनकम्प्लीट हो। यानी कि जैसे हमने देखा था कि एक लड़का और लड़की जो है वो मतलब कि मिल नहीं पाए थे, किस नहीं कर पाए थे, तो वो भले ही इनकम्प्लीट हो लेकिन वो क्लीन और हमेशा खुश रहने वाला है। जबकि रियल लाइफ का जो प्यार है वो कंप्लीट होने के बाद भी दर्द, थकान और प्रॉब्लम्स ले आता है। और इसी कंपैरिजन से हमें पोएट समझा रहे हैं कि आर्ट और लाइफ जो है वो दोनों अलग चीज़ें होती है। एक जो है वो परफेक्ट है लेकिन फ्रोजन है, लेकिन एक जो है वो रियल है लेकिन वो जो है वो इनपरफेक्ट है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन दो लाइंस में हमें समझाया गया है। फिर दोस्तों आगे हमारे पोएट कह रहे हैं हु आर दिस कमिंग टू द सैक्रिफाइस टू वॉट ग्रीन ऑल्टार ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट। दोस्तों इसमें हमारी सबसे पहली लाइन आती है हु आर दिस कमिंग टू द सैक्रिफाइस। दोस्तों इसका मतलब है कि ये कौन लोग हैं जो सैक्रिफाइस के लिए मतलब कि आगे आ रहे हैं। सैक्रिफाइस यानी कि किसी की बलि देना, एक तरीके का ये रिवाज होता है कि किसी जानवर की बलि देना। तो हमारे पोएट जो है वो एक कलश पर जो है वो अब एक नया सीन देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो बलि देने के लिए कहीं पर जा रहे हैं। फिर हमारे पोएट कहते हैं टू वॉट ग्रीन ऑल्टर ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट। इसका मतलब है कि ये किस हरा भरा ऑल्टर यानी कि पूजा या फिर बलि देने वाला को बलि देने वाली जो जगह है, जो स्थान है, उसे यहाँ पर ऑल्टर कहा गया है। यहाँ यानी कि हमारे पोएट यहाँ पर कंफ्यूज होते हुए पूछ रहे हैं कि ये किस हरा भरा ऑल्टर पर जा रहे हैं लोग, यानी कि कौन सी जगह पर जा रहे हैं, और ये कौन सा मिस्टीरियस यानी कि रहस्यमय प्रीस्ट है, पंडित है, जो इस रिचुअल को लीड कर रहा है, यानी कि इस रिवाज को मतलब कि आगे बढ़ा रहा है। इस तरीके से कहा गया है। अब इसे अच्छे से समझो। तो हमारे जो पोएट है अब उस कलश पर एक नए सीन को देख रहे हैं जहाँ पर कुछ लोग क्या कर रहे हैं, तो सैक्रिफाइस के लिए कहीं पर जा रहे हैं। और जैसे ही वो इस सीन को नोटिस करते हैं तो उनके दिमाग में फिर से बहुत सारे सवाल आने लगते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम किसी अननोन सिचुएशन को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो पूछते हैं कि ये कौन लोग हैं, क्यों आ रहे हैं, और ये जो ग्रीन ऑल्टर है वो क्या है। यहाँ पर ग्रीन वर्ड ये दिखाता है कि ये जो जगह है ऑल्टर वाली, जहाँ पर ये सैक्रिफाइस यानी कि बलि चढ़ने वाली है, वो कोई नेचर के बीच वाली जगह है। जैसे कोई जंगल हो सकता है या फिर कोई ओपन फील्ड यानी कि कोई खेत हो सकता है जहाँ पर ये जो है वो पूजा हो रही है। और फिर वो मिस्टीरियस प्रीस्ट बोलते हैं, मतलब कि जो पंडित है, जो प्रीस्ट है, वो थोड़ा सीक्रेट और अननोन लग रहा है, जैसे कि उसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है या फिर ज़्यादा कुछ पता नहीं है। अब अगर इसे रियल लाइफ से रिलेट करें तो जब हम किसी पुराने फोटो या फिर पेंटिंग में कोई रीति रिवाज देखते हैं, कोई रिचुअल देखते हैं जिसका हमें कॉन्टेक्स्ट पता नहीं होता, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, तो गेस करने लगते हैं, अंदाज़ा लगाने लगते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा। लेकिन हमें एग्जैक्ट जो है वो मतलब कि एकदम बिल्कुल सटीक आंसर नहीं मिलता। यहाँ पे हमारे पोएट जो है वो उनके साथ भी सेम हो रहा है। और यही हमारे पोएट का इंटेंशन है कि वो हमें दिखा सके कि ये जो कला होती है, ये जो आर्ट होती है, वो हमेशा थोड़ी मिस्टीरियस रहती है। वो हमें पूरी स्टोरी कभी भी नहीं बताती, बस एक मोमेंट दिखा देती है जिससे हम अपनी इमेजिनेशन में मतलब कि अपने मन से अपने तरीके से कुछ भी सोच लेते हैं। और ये जो मिस्ट्री ही है वही उसकी ब्यूटी को और ज़्यादा बढ़ा देती है। जबकि रियल लाइफ में हमें जो है वो इवेंचुअली सारे आंसर्स मिल जाते हैं, पर वो जो मोमेंट है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ वो हमेशा के लिए एक क्वेश्चन बन के ज़िंदा रहता है। यानी कि हमें जो है वो उस आर्ट के पीछे क्या हो रहा है, क्या इंटेंशन है, क्या चल रहा है, उसके पीछे का कोई भी लॉजिक पता नहीं होता, क्योंकि कोई एक्सप्लेन करने वाला होता ही नहीं है। लेकिन अगर हम रियल लाइफ में देखें तो हम अगर कुछ भी करने जाते हैं या फिर कहीं पर कोई रिचुअल फॉलो हो रहा है या फिर कोई भी काम हो रहा है, तो हमें जो है वो समझाने वाले लोग होते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारी रियल लाइफ को और आर्ट को जो है वो कंपेयर करके हमें समझाया गया है। आई होप आपको ये दो लाइंस भी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। दोस्तों इसके बाद आगे हमारे पोएट कहते हैं leads thou that heifer lowing at the skies and all her silken flanks with garlands dressed। दोस्तों यहाँ पर हमारी सबसे पहली लाइन क्या है, लीड्स दाउ दैट heifer lowing at the skies। इसका मतलब है कि क्या तुम
उस गाय जैसे यंग एनिमल को यानी कि हीफर को ले जा रहे हो जो जोर से आवाज़ कर रही है। बेसिकली यहाँ पर हमारे जो पोइट है वो उस पंडित को, प्रीस्ट को बोल रहे हैं कि क्या तुम उस गाय जैसे यंग एनिमल, यहाँ पर हीफर किसे कहा गया है तो गाय को कहा गया है, उनसे हमारे जो पोइट है वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या तुम ऐसे इनोसेंट एनिमल को ले जा रहे हो जो कि आसमान की तरफ मुंह करके ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें कर रही है, चिल्ला रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस एनिमल को भी मतलब कि एक तरीके से अंदाज़ा लग चुका है कि अब उसकी बलि चढ़ने वाली है। फिर हमारे पोइट हैं एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विथ गार्लैंड्स ड्रेस्ड। इसका मतलब है कि उसके बॉडी के साइड्स को फूलों की माला से सजाया गया है। बेसिकली मान लीजिए कि जब भी मतलब कि कोई रिचुअल होता है, कोई मतलब कि रीति रिवाज फॉलो करते हैं लोग बेसिकली हिंदू धर्म में, तो वहाँ पर क्या होता है कि बलि की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर पहले जो है वो एनिमल्स को सजाया जाता है, फिर उन्हें की जो है वो मतलब कि बलि चढ़ती है, उनकी पहले पूजा की जाती है, उन्हें मतलब कि बहुत ज़्यादा प्यार दुलार दिया जाता है, ये सारी चीज़ें होती है बेसिकली। तो यहाँ पर हमारे पोइट जो है वो यही कह रहे हैं, उस पंडित से पूछ रहे हैं कि क्या तुम उस गाय जैसे इनोसेंट एनिमल को बलि के लिए ले जा रहे हो, और फिर उसे डिस्क्राइब करते हुए बता रहे हैं कि उसके शरीर पर जो है वो उसे फूलों से यानी कि मालाओं से सजाया गया है। किसे? तो उस हीफर को यानी कि उस गाय को। इसे अब अच्छे से समझते हैं। हमारे जो पोइट है यहाँ पर उस सैक्रिफाइस वाले सीन को और भी ज़्यादा डिटेल में देख रहे हैं, और उनकी इमेजिनेशन है जो है वो अब और भी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। वो देख रहे हैं कि एक हीफर यानी कि एक यंग काऊ को जो है वो प्रीस्ट ले जा रहा है, और वो लोइंग एट द स्काईज बोलकर दिखाते हैं कि वो जो एनिमल है, वो जो गाय है, वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें कर रही है, जैसे कि कुछ उन्हें उसे जो है वो फील हो रहा हो या फिर थोड़ी डिस्टर्ब हो। वो उसके बॉडी पर गार्लैंड्स यानी कि फूलों की माला लगी हुई है, जो कि नॉर्मली किसी स्पेशल रिचुअल या फिर सेलिब्रेशन में होता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट है कि एक तरफ जो है वो एनिमल को सुंदर तरीके से सजाया गया है जैसे कि कोई सेलिब्रेशन हो, जैसे कि कोई जश्न मनाने वाले हो, लेकिन दूसरी तरफ उसे सैक्रिफाइस के लिए यानी कि उसकी बलि चढ़ने वाली है और उसी काम के लिए उसे ले जाया जा रहा है, जो कि थोड़ा सीरियस और हैवी मोमेंट है। अब अगर इसे रियल लाइफ से रिलेट करें तो कभी कभी ऐसे रिचुअल्स होते हैं जहाँ पर बाहर से सब कुछ डेकोरेटेड और हमें फेस्टिव जैसा लगता है, लेकिन अंदर से उनका जो मीनिंग है वो थोड़ा इंटेंस या फिर इमोशनल होता है। और यहाँ हमारे पोइट का मेन फोकस फिर से उसी मिस्ट्री पर है। उसे पता है, उन्हें पता नहीं है एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होने वाला है। वो क्या कर रहे हैं, बस अंदाज़ा लगा रहे हैं, गेस कर रहे हैं। और क्योंकि ये जो आर्ट है, ये जो सीन है, वो मतलब कि एक तरीके से फ्रीज हो चुका है उस कलश पर, हमें जो है वो कभी भी पता नहीं चलेगा कि आगे क्या हुआ, उस गाय की, उस हीफर की बलि चढ़ी या फिर ना चढ़ी। और यही हमारे पोइट का इंटेंशन है कि वो हमें दिखा सके कि ये जो आर्ट है वो एक मोमेंट को पकड़कर हमें उसके बीच में ही छोड़ देता है, जिसे हम जो है वो सोचते रहते हैं और उसकी ब्यूटी और क्यूरियोसिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जबकि रियल लाइफ में क्या होता है, तो स्टोरी आगे बढ़ जाती है और ख़त्म भी हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन दो लाइन्स में हमें समझाया गया है। अब दोस्तों आगे हमारे पोइट क्या कहते हैं, वॉट लिटिल टाउन बाय रिवर और सी शोर और माउंटेन बिल्ड विथ पीसफुल सिटाडेल। दोस्तों यहाँ पर हमारी सबसे पहली लाइन क्या आती है, वॉट लिटिल टाउन बाय रिवर और सी शोर। इसका मतलब है कि ये कौन सा छोटा सा गांव या फिर टाउन है जो या तो नदी के पास है या फिर समुद्र के किनारे है। फिर आगे हमारे पोइट कहते हैं और माउंटेन बिल्ड विथ पीसफुल सिटाडेल। इसका मतलब है या फिर कोई ऐसा टाउन जो पहाड़ों पर बना है, जहाँ पर एक शांत सा किला यानी कि फोर्ट है, जैसे कि कोई सुरक्षित जगह है, जिसे यहाँ पर सिटाडेल बोला गया है। पीसफुल सिटाडेल मतलब कि एक शांत सा कोई फोर्ट यानी कि किला। अब यहाँ पर हमारे पोइट क्या कहना चाहते हैं, हमारे पोइट जो है अब वो सैक्रिफाइस वाले सीन को देखते देखते अपनी इमेजिनेशन को और ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं, और वो सोचने लगते हैं कि ये जो लोग हैं इस सैक्रिफाइस में जो पार्टिसिपेट करने आए हैं, वो लोग किस जगह से आए होंगे। वो एक छोटे से टाउन को इमेजिन करते हैं, एक छोटे से गांव को इमेजिन करते हैं, जो तो या तो नदी के पास हो सकता है या फिर समुद्र के किनारे हो सकता है, या फिर पहाड़ों पर बना हो, जहाँ पर एक पीसफुल सा कोई किला है, कोई सिटाडेल है यानी कि कोई फोर्ट है। मतलब वो एक ऐसी जगह की पिक्चर बना रहे हैं जो कि बहुत ही शांत और सुंदर है, जैसे कि कोई फेरी टेल वाली कहानी होती है। अब अगर इसे रियल लाइफ से रिलेट करें तो जब भी हम किसी फोटो या फिर पेंटिंग में लोगों को देखते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उनकी बैकग्राउंड स्टोरी और उनकी जगह के बारे में सोचने लगते हैं। वैसे ही हमारे पोइट भी यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उन्हें कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा इस चीज़ का, क्योंकि ये जो है वो सिर्फ एक आर्ट है और एक फ्रोजन मोमेंट है जो कि बस हिंट दे सकता है, पूरी स्टोरी नहीं बता सकता। और यही हमारे पोइट का इंटेंशन है कि वो हमें दिखा सके कि ये जो कला होती है, ये जो पिक्चर्स होती है, ये जो आर्ट होती है, वो हमें सिर्फ एक ग्लिम्प्स दे सकती है, यानी कि एक झलक देती है। बाकी सब हमें अपनी इमेजिनेशन से भरना पड़ता है, फिल करना पड़ता है। और इसी इमेजिनेशन की वजह से वो जो सीन है वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग लगने लगता है, जबकि रियल लाइफ में हमें पूरी स्टोरी मिल जाती है, और पर वो मिस्ट्री और इमेजिनेशन वाली जो फीलिंग है वो कम हो जाती है, क्योंकि रियल लाइफ में हमें जो सारी सच्चाइयाँ हैं वो पता होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी इन दो लाइन्स में हमें समझाया गया है।
दोस्तों इसके बाद हमारे पोइट कहते हैं, इज एम्प्टिएड ऑफ दिस फॉग दिस पायस मॉर्न एंड लिटिल टाउन द स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर। दोस्तों यहाँ पर हमारी सबसे पहली लाइन आती है, इज एम्प्टिएड ऑफ दिस फॉग दिस पायस मॉर्न। इसका मतलब है कि क्या वो छोटा सा टाउन आज सुबह पूरी तरह से लोगों से खाली हो चुका है, क्योंकि सारे लोग तो यहाँ पर आ चुके हैं। यानी कि जब ये सैक्रिफाइस देने वाला काम हो रहा था, जब किसी एक जानवर की बलि चढ़ रही थी, तो वहाँ पर हमने देखा कि सारे जो लोग हैं वो इकट्ठा हो चुके थे। तो अब हमारे पोइट के मन में एक सवाल है कि क्या अब इस काम के लिए जो लोग आ चुके हैं और जो लोग जहाँ से आए हैं, जिस गांव से आए हैं, क्या वो आज पूरी तरीके से वो गांव जो है वो खाली हो चुका है। फिर हमारे पोइट कहते हैं, एंड लिटिल टाउन द स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर। इसका मतलब है कि ओ छोटे टाउन, तुम्हारी जो गलियां है वो अब हमेशा के लिए एम्प्टी ही रहेंगी। यानी कि वो आगे वाली लाइन में ऐसा सेंस देने वाले हैं हमें कि तुम्हारी जो गलियां है, तुम्हारी ये जो मतलब कि रोड है, तुम्हारी ये जो मतलब कि जगह है, वो हमेशा के लिए कैसी रहेंगी, तो एम्प्टी रहेंगी, खाली रहेंगी। यानी कि हमारे जो पोएट है यहाँ पर अपनी इमेजिनेशन को और आगे ले जाते हैं और वो सोचते हैं कि जो लोग सैक्रिफाइस के लिए आए हैं, क्या वो अब अपने टाउन को छोड़कर यहाँ पर आ चुके हैं। मतलब क्या वो पूरा जो टाउन है वो इस पायस मॉर्न यानी कि एक स्पेशल रिलीजियस सुबह में बिल्कुल खाली हो चुका है, जैसे कि कोई बड़ा फेस्टिवल हो या फिर रिचुअल हो और सब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाए। फिर वो उस लिटिल टाउन को डायरेक्टली एड्रेस करते हैं जैसे कि वो कोई जिंदा चीज़ हो और कहते हैं कि तुम्हारी गलियां जो है वो अब हमेशा के लिए ऐसी ही रहेंगी। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही डीप बात छुपी हुई है, क्योंकि ये जो है वो सीन जो है वो आर्ट में फ्रीज हो चुका है। इसीलिए लोग जो है वो इस मोमेंट में टाउन से बाहर आ चुके हैं और वो कभी भी वापस नहीं जा पाएंगे। मतलब टाउन हमेशा के लिए कैसा रहेगा, तो एम्प्टी रहेगा, खाली रहेगा। अब अगर इसे रियल लाइफ से रिलेट करके देखें तो हमारी लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं होता। लोग अगर घर से बाहर जाते हैं तो वापस भी आते हैं, जगह कभी भी परमानेंटली खाली नहीं होती। लेकिन यहाँ पर आर्ट ने एक ऐसा मोमेंट पकड़ लिया है जहाँ पर सब लोग बाहर है और उस मोमेंट को हमेशा के लिए रोक दिया गया है और उसकी वजह से एक गांव जो है वो खाली हो चुका है। और यहाँ पर हमारे पोइट का इंटेंशन यही दिखाना है कि आर्ट जो है वो सिर्फ एक ब्यूटीफुल या फिर हैप्पी साइड को ही नहीं दिखाता, बल्कि कभी कभी एक अजीब सी सैडनेस भी लाता है, क्योंकि वो चीज़ों को इनकम्प्लीट छोड़ देता है, अधूरा छोड़ देता है। जैसे यहाँ पर टाउन हमेशा के लिए क्या हो चुका है, तो सूना पड़ चुका है, खाली हो चुका है, जो रियल लाइफ में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर कोई घर से बाहर जाता है तो वापस भी आता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक अर्न के ऊपर बनी हुई पिक्चर की बात हो रही है तो वहाँ पर ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो लोग एक बार वहाँ पर फ्रीज हो चुके हैं वो कभी भी अपने टाउन यानी कि गाँव वापस नहीं जा पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इन दो लाइन्स में हमें समझाया गया है। फिर दोस्तों आगे हमारे पोएट कहते हैं, विल साइलेंट बी एंड नॉट अ सोल टू टेल वाई दाउ आर्ट डेसोलेट कैन एवर रिटर्न। दोस्तों यहाँ पर हमारी सबसे पहली लाइन आती है, विल साइलेंट बी एंड नॉट अ सोल टू टेल। इसका मतलब है कि वो टाउन हमेशा चुप रहेगा और वहाँ पर कोई भी नहीं होगा जो उसकी कहानी बता सके। वाई दाउ आर्ट डेसोलेट कैन एवर रिटर्न। इसका मतलब है कि कोई भी कभी वापस नहीं आएगा जो बता सके कि वो जो जगह है, वो जो गाँव है, वो इतना सूना, इतना खाली क्यों हो गया। अब यहाँ पर हमारे जो पोइट है वो यहाँ पर अपनी इमेजिनेशन को एक इमोशनल पॉइंट पर ले आते हैं। वो उस छोटे से टाउन के बारे में सोचते हैं जहाँ से सब लोग सैक्रिफाइस के लिए निकल चुके हैं। और क्योंकि ये जो सीन है वो उस कलश पर हमेशा के लिए फ्रीज हो गया है, इसलिए वो जो लोग हैं वो कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे। मतलब वो जो गांव है वो हमेशा के लिए कैसा हो चुका है, तो सूना हो चुका है, साइलेंट और एम्प्टी रहेगा। कोई भी वहाँ पर आवाज़ नहीं होगी, कोई मूवमेंट नहीं होगा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो हमें ये बता पाएगा कि ये सब क्यों हुआ। मतलब उस जगह की जो स्टोरी है वो हमेशा के लिए मिस्ट्री बन जाएगी। अब अगर इसे रियल लाइफ से रिलेट करें तो हमारी लाइफ में जब भी कोई जगह थोड़ी देर के लिए भी खाली होती है तो वो वापस वहाँ पर लोग आ जाते हैं, कहानी आगे बढ़ जाती है, हमें हमारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक आर्ट ने, एक कला ने एक ऐसा मोमेंट पकड़ लिया है जहाँ से लोग चले गए हैं और कभी भी लौट कर वापस नहीं आएंगे। इसलिए वो जगह हमेशा के लिए कैसी हो चुकी है, तो डेसोलेट यानी कि अकेली और उदास बन गई है। और यही हमारी पोइट का इंटेंशन है कि वो हमें दिखा सके कि आर्ट सिर्फ ब्यूटी और हैप्पीनेस को ही इमॉर्टल नहीं बनाता है, बल्कि उन अनआंसर्ड क्वेश्चन और थोड़ी सी सैडनेस को भी हमेशा के लिए जिंदा रखता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी इन दो लाइंस में हमें बताया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारे पोइट कहते हैं, ओ एटिक शेप फेयर एटीट्यूड विथ ब्रेड ऑफ मार्बल मैन एंड मेडन्स ओवरव्रॉट। दोस्तों यहाँ पर हमारी सबसे पहली लाइन क्या आती है, ओ एटिक शेप फेयर एटीट्यूड विथ ब्रेड। दोस्तों इसका मतलब है कि ये जो ग्रीक स्टाइल का जो मतलब कि अर्न है, ये जो मतलब कि कलश है, एटिक स्टाइल यहाँ पर बोला गया है, तो उस शेप का जो अर्न है वो कितना सुंदर, कितना मतलब कि सुंदर शेप और पोज वाला है और इस पर बहुत ही डिटेल्ड डिज़ाइन बना हुआ है। ऑफ मार्बल मैन एंड मेडन्स
ओवरव्रॉट। इसका मतलब है कि इस पर मार्बल जैसे यानी कि पत्थर के लड़के और लड़कियों के फिगर्स बहुत ही डिटेल और मेहनत से बनाए गए हैं। हमारे जो पोइट है वो यहाँ पर हमारे उस कलश को एक साथ देखकर उसकी ब्यूटी की तारीफ कर रहे हैं। अब तक तो वो अलग अलग सीन्स को देखकर उसकी स्टोरी इमेजिन कर रहे थे, लेकिन अब वो पूरे आर्ट पीस को अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो एटिक शेप बोलकर दिखाते हैं कि ये जो पुरानी ग्रीक स्टाइल की जो मतलब कि चीज़ है, जो ये जो कलश है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही परफेक्ट है। और फेयर एटीट्यूड से वो उसकी ओवरऑल लुक और पोज की तारीफ करते हैं। मतलब कि ये जो कलश है वो हर एंगल से ब्यूटीफुल लग रही है। फिर वो कहते हैं कि इस पर जो लड़के और लड़कियों के फिगर्स बने हुए हैं वो ओवरव्रॉट है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत और डिटेल्ड के साथ बनाए गए हैं। हर छोटी चीज़ केयरफुली डिज़ाइन की गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन 2 लाइन्स में हमें समझाया गया है। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पोइट कहते हैं, With forest branches and the trodden weed, thou silent form dost tease us out of thought, as doth eternity cold pastoral. दोस्तों इन 3 लाइन्स में हमारी सबसे पहली लाइन आती है विद फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड द ट्रॉडन वीड। इसका मतलब है कि इस अर्न पर जो जंगल के पेड़ पौधे और ज़मीन पर मतलब कि ये जो चीज़ें बनी है वहाँ पर क्या दिखाया गया है कि इस कलश पर जो है वो एक जंगल के पेड़ पौधे भी है और ज़मीन पर कुछ कुचले हुए प्लांट्स भी बने हुए हैं। फिर हमारे पोइट कहते हैं दाउ साइलेंट फॉर्म डॉस्ट टीज अस आउट ऑफ थॉट। इसका मतलब है कि ये चुप रहने वाली अर्न यानी कि जो कलश है जो चुप रहने वाली है वो हमेशा हमें इतनी सोचने पर मजबूर करती है कि हम हमारी नॉर्मल थिंकिंग से भी बाहर चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं तो अपने मन से अलग अलग चीज़ें सोचने लगते हैं। एज डॉथ एटर्निटी कोल्ड पेस्टोरल। इसका मतलब है कि ये हमें वैसे ही फील कराती है जैसे कि एटर्निटी। एटर्निटी का मतलब होता है हमेशा के लिए चलने वाली चीज़ जो कभी ख़त्म नहीं होती। और ये एक कोल्ड पेस्टोरल है, यानी कि नेचर का एक सुंदर सीन है पर थोड़ा सा ठंडा है, इमोशनलेस है, इस तरीके से बताया गया है। अब इसे अच्छे से समझे तो यहाँ पर हमारे जो पोइट है उस कलश को पूरे ध्यान से देखकर उसकी फाइनल फीलिंग बताते हैं। वो नोटिस करते हैं कि इस पर मतलब कि जंगल की ब्रांचेस और नीचे दबे हुए कुछ प्लांट्स भी बने हुए हैं। मतलब ये एक कंप्लीट नेचर का सीन दिखाता है जो कि बिल्कुल रियल लाइफ जैसा लगता है। लेकिन फिर वो कहते हैं कि ये साइलेंट फॉर्म है, यानी कि ये जो मतलब कि कलश है वो ये जो अर्न है वो कुछ बोलती नहीं है। फिर भी ये हमें इतना सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम अपनी नॉर्मल सोच से आगे निकल जाते हैं। जैसे कि जब हम किसी बहुत ही डीप या फिर मिस्टीरियस चीज़ को देखते हैं तो हम बस उसमें खो जाते हैं, हमें वर्ड्स नहीं मिलते उसी तरीके से। और जब वो एटर्निटी से कंपेयर करते हैं तो उसका मतलब है कि ये जो कलश है वो हमेशा के लिए सेम रहेगी, ये कभी भी बदलेगी नहीं। लेकिन फिर वो एक इंटरेस्टिंग वर्ड यूज़ करते हैं कोल्ड पेस्टोरल। मतलब कि एक तरफ ये जो है वो नेचर का सुंदर और पीसफुल सीन है, लेकिन दूसरी तरफ ये कोल्ड है, यानी कि इसमें कोई रियल लाइफ वाली वार्मथ नहीं है, इमोशनलेस है। इस तरीके से यहाँ पर हमारी इन 3 लाइन्स में हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइन्स आती है When old age shall this generation waste, thou shalt remain in the midst of other woe. दोस्तों यहाँ पर हमारी पहली लाइन आती है When old age shall this generation waste. इसका मतलब है कि जब बुढ़ापा आकर इस जनरेशन के लोगों को ख़त्म कर देगा, यानी कि जब सब लोग धीरे धीरे मर जाएंगे या फिर चले जाएंगे, thou shalt remain in midst of other woe. इसका मतलब है कि तब भी ये जो कलश है वो बनी रहेगी, तब भी ये जिंदा रहेगी और फ्यूचर में भी लोगों के दुखों के बीच एग्जिस्ट करती रहेगी। अब इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। पोइट यहाँ पर एक बहुत ही डीप और सीरियस बात बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी ये जो पूरी जनरेशन है वो बूढ़ी हो जाएगी और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, जैसे कि यूजुअली रियल लाइफ में होता है। लोग पैदा होते हैं, जीते हैं और फिर चले जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। मतलब कि हमारी जो इंसानों की लाइफ होती है, ह्यूमन लाइफ होती है, वो टेम्पररी होती है। लेकिन उसके सामने ये जो अर्न है, ये जो मतलब कि कलश है, वो बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि जब हम सब नहीं रहेंगे तब भी ये जो अर्न है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, बिल्कुल सेफ और सेम कंडीशन में रहेगा। और सिर्फ अभी नहीं बल्कि आने वाले टाइम में जब नए लोग अपनी लाइफ के दुख और प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे तब भी ये जो कलश है वो उनके बीच एग्जिस्ट करेगी। अब अगर इसे रियल लाइफ से रिलेट करके देखें तो हमारी लाइफ में हम जो है वो मतलब कि चेंजेस देखते हैं, यानी कि हमारी लाइफ में जो है वो बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि कोई आर्ट हो सकता है, कोई मतलब कि स्टैचू है, मॉन्यूमेंट्स है या फिर पुरानी चीज़ें हैं जो हमसे ज़्यादा टाइम तक टिक जाती है और फ्यूचर के लोग भी उन्हें देख पाते हैं। और यही हमारे पोइट का इंटेंशन है, वो हमें समझाए कि ह्यूमन लाइफ जो है वो कितनी ज़्यादा छोटी और टेम्पररी है, जबकि जो आर्ट है, जो कला है, वो एक ऐसी चीज़ है जो टाइम के ऊपर उठकर जनरेशन्स के बाद भी जिंदा रहती है। और इसी कंपैरिजन से वो आर्ट की पावर और उसकी टाइमलेस नेचर को हाईलाइट कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये जो लाइन्स है वो समझ आ चुकी होंगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारी कुछ आखिरी लाइन्स की ओर। अब दोस्तों हमारी इस पोयम की आखिरी कुछ लाइन्स आती है
Than hours a friend to man, to whom thou sayest, beauty is truth, truth beauty, that is all ye know on earth and all ye need to know. दोस्तों यहाँ पर हमारी सबसे पहली लाइन आती है दैन अवर्स अ फ्रेंड टू मैन टू होम दाउ सेस्ट। इसका मतलब है कि ये जो अर्न है, ये जो मतलब कि कलश है, वो फ्यूचर के लोगों के लिए भी एक दोस्त जैसी होगी और उनसे कुछ कह रही होगी। फिर हमारे पोइट कहते हैं ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज़ ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो। इसका मतलब है कि जो चीज़ ब्यूटीफुल है वही सच है और जो सच है वही ब्यूटीफुल है और इंसान को बस इतना ही जानना ज़रूरी है। यानी कि इन आखिरी लाइंस में हमारे जो पोइट है वो यहाँ पर अपनी पोयम का फाइनल और सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं। वो कहते हैं कि ये जो कलश है वो सिर्फ एक कोई पुरानी चीज़ नहीं है बल्कि एक फ्रेंड टू मैन है, यानी कि लोगों के लिए दोस्त जैसी है। मतलब हर जनरेशन के लोग इसे देखकर कुछ सीख सकते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर हो। और फिर वो बताते हैं कि ये अर्न हमें क्या सिखाती है। ये हमें सिखाती है ब्यूटी इज़ ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में ये है कि जो चीज़ हमें सच में सुंदर लगती है, जो प्योर है, जो रियल फील देती है, वही एक्चुअली सच है। और जो सच होता है उसमें अपनी एक नेचुरल ब्यूटी होती है। अब अगर हम इसे रियल लाइफ से रिलेट करें तो हम अक्सर लाइफ में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें सोचते हैं कि सक्सेस क्या है, हैप्पीनेस क्या है, सच क्या है। लेकिन हमारे पोइट कहते हैं कि इतना कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ दिल से आपको ब्यूटीफुल लगती है, जेन्युइन लगती है, तो वही इनफ है। और आर्ट जैसे कि ये जो कलश है वो हमें वही प्योर और टाइमलेस ब्यूटी दिखाता है जो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर हमारी इन आखिरी कुछ लाइंस में हमें समझाया गया था। दोस्तों इसी के साथ हमारी जो पोयम है वो यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको ये जो पोयम है वो अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।